कभी कभी जीवन की अंधेरी गलियों में चलते हुए हमें ऐसा लगता है कि आगे सिर्फ शून्य है। मगर सच तो यह है कि उसी शून्य की गहराई में छुपा होता है एक ऐसा राज जो न केवल जीवन की दिशा बदल देता है, बल्कि हमारी आत्मा को भी एक नई पहचान देता है। ये कथा ऐसी ही है, एक युवती सविता की, जिसकी दुनिया तन्हाई और दर्द में डूब चुकी थी, और एक ऐसे अजनबी युवक मयंक की, जो खुद अपने अतीत के बोझ तले दबा हुआ था। क्या इन दोनों की किस्मतें, इन दोनों की परछाइयां एक दूसरे तक पहुंच पाएंगी? आइए इस रहस्यमय, भावनात्मक और हृदय स्पर्शी यात्रा पर निकलते हैं। सविता एक सरल, मधुर और कोमल हृदय वाली युवती, जिसकी मुस्कान में कभी खिलते गुलाबों की सी ताजगी हुआ करती थी। उसकी आंखें जैसे किसी निर्मल झील का पानी, साफ, चमकदार और जीवन से भरा हुआ। मगर आज उसकी आंखों में सिर्फ धुंधली छायाएं थीं। कारण था नियति का एक निर्मम प्रहार। वर्षों पहले सविता अपने माता पिता और छोटे भाई के साथ रहती थी। उनके छोटे से घर में प्रेम, अपनापन और उत्सव का वातावरण था। मगर एक काली रात ने सब कुछ बदल डाला। उस रात उसके पिता किसी कार्यवश देर से लौट रहे थे। कभी समय के पाबंद, नियमों के अनुयायी, वही पिता इस बार घर न लौट सके। अगली सुबह सूचना मिली, एक दुर्घटना में वे इस संसार को सदा के लिए छोड़ चुके हैं। उस आघात ने पूरे परिवार को चूर चूर कर दिया। मां बीमार पड़ गई और कुछ ही महीनों में वे भी चल बसीं। अब शेष रही सविता और उसका नन्हा भाई। सविता ने भाई को संभालने का प्रयास किया, किंतु विधि का विधान कुछ और ही था। छोटा भाई एक असाध्य रोग का शिकार हुआ और उपचार के अभाव में उसने भी दम तोड़ दिया। अब सविता अकेली रह गई। उसका घर, उसका परिवार, उसकी खुशियां सब बिखर गए। जीवन अब एक बोझ बन चुका था और उसकी रातें एक अंतहीन तन्हाई। लेकिन इसी तन्हाई की परछाई में एक नया रहस्य छुपा था, जिसकी आहट उसे धीरे धीरे मिलने लगी। सविता का घर एक पुराने मोहल्ले में था। उसके घर के सामने एक विशाल, जर्जर और सुनसान मकान खड़ा था। वर्षों से उस मकान में कोई नहीं रहा था। लोग कहते थे, यह मकान अपशकुन है, यहां रात को अजीब आवाजें आती हैं। सविता अक्सर रात में खिड़की पर खड़ी होकर उस मकान को निहारा करती। एक दिन अचानक उसने देखा कि मकान की ऊपरी मंजिल की खिड़की में हल्की हलचल हुई। उसने आंखें मलकर देखा। हाँ, कोई परछाई थी वहां। उस रात उसने पहली बार महसूस किया कि कोई उसे देख रहा है। पहले तो उसने डर के मारे पर्दा गिरा लिया, लेकिन भीतर कहीं एक अनजाना खिंचाव उसे उसी रहस्य की ओर खींचता रहा। अगली रात उसने स्पष्ट देखा, एक युवक धुंधली रोशनी में बैठा था। उसके हाथ में एक डायरी थी और वह उसमें कुछ लिख रहा था। उसकी आंखों में गहरी उदासी थी, मानो उसके भी भीतर वही खालीपन था जो सविता के भीतर था। दिनों तक यही क्रम चलता रहा। सविता की रातें अब केवल आंसुओं में नहीं बीतती, बल्कि उस खिड़की को निहारने में गुजरती। वह अजनबी परछाई अब उसकी तन्हाई का हिस्सा बन चुकी थी। और फिर एक रात उस मकान से मदद की पुकार सुनाई दी। कोई है, मुझे बचाओ। सविता कांप उठी। उसने ठान लिया कि अब वह इस रहस्य को जानकर रहेगी। अगली सुबह सविता ने साहस जुटाया। उसने तय कर लिया कि चाहे भय हो या संदेह, अब उस वीरान मकान के भीतर झांकना ही होगा। वह भारी कदमों से दरवाजे की ओर बढ़ी। लोहे का पुराना ताला खुला हुआ था, मानो किसी ने रात में ही उसे खोल दिया हो। सविता का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने दरवाजा धकेला और भीतर प्रवेश किया। मकान की दीवारों पर मोटी धूल जमी थी। फर्श पर बिखरे पड़े पत्ते और जालों से ढकी छतें उस स्थान को और भी भयावह बना रही थीं। मगर भय से कहीं अधिक उसके भीतर उत्सुकता थी। आखिर यह परछाई कौन है? धीरे धीरे वह सीढ़ियां चढ़कर उस कमरे तक पहुंची जहां से अक्सर रोशनी झलकती थी। दरवाजा आधा खुला था। उसने झिझकते हुए भीतर झांका और अचानक ठिठक गई। वहां वही युवक था। उसका चेहरा पीला, शरीर दुर्बल और आंखों में थकी हुई गहराई। उसके हाथ में एक पुरानी डायरी थी, जिसमें वह कांपते हाथों से कुछ लिख रहा था। सविता ने हिम्मत कर दरवाजे पर आहट दी। युवक ने चौंक कर उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में घबराहट भी थी और हैरानी भी। कुछ क्षण का मौन रहा, फिर उसने टूटी आवाज में पूछा, तुम यहां कैसे? ये मकान तो वर्षों से सुनसान है। सविता ने कांपते स्वर में उत्तर दिया,
मैं तुम्हें कई दिनों से देख रही हूं। रात में तुम्हारी मदद की पुकार सुनी थी, इसलिए आई हूं। युवक की आंखें भर आईं। वह बमुश्किल खड़ा हुआ, पर तुरंत गिर पड़ा। सविता दौड़कर उसके पास पहुंची और सहारा दिया। धीरे धीरे उसने बोलना शुरू किया। मेरा नाम मयंक है और मैं इस दुनिया से बहुत पहले ही कट चुका हूं। उसकी आवाज कांप रही थी। सविता की आंखों में प्रश्न थे। क्यों? आखिर क्यों तुम यहां अकेले रहते हो? मयंक ने गहरी सांस ली और बोला, कुछ साल पहले मेरे परिवार पर ऐसा तूफान टूटा जिसने सब कुछ छीन लिया। मेरे माता पिता और बहन एक दुर्घटना में मारे गए, लेकिन उस दुर्घटना का दोष मुझ पर डाल दिया गया। लोग कहते थे कि मैंने ही नशे में गाड़ी चलाई थी, जबकि सच यह था कि मैं उस गाड़ी में था ही नहीं। कोई विश्वास करने को तैयार नहीं हुआ। रिश्तेदार, दोस्त, सब ने मुंह मोड़ लिया। मैं अपनों के बीच होते हुए भी अनाथ हो गया। सविता स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मयंक की पीड़ा उसके हृदय के उन घावों से मिल रही थी जो उसने स्वयं झेले थे। कुछ पल दोनों खामोश बैठे रहे। उस खामोशी में न कोई शब्द थे, न कोई आवाज। बस दो टूटे हुए दिलों का दर्द था जो एक दूसरे से संवाद कर रहा था। सविता ने धीरे से कहा, तुम्हारी तकलीफ अब सिर्फ तुम्हारी नहीं रही मयंक, मैं भी तुम्हारे साथ हूं। मयंक की आंखों में पहली बार विश्वास की एक हल्की किरण चमकी, जैसे वर्षों के अंधकार के बाद कहीं दूर से उम्मीद की छोटी सी रोशनी झिलमिलाई हो। समय जैसे थम सा गया था। जिस मकान को मोहल्ले वाले वर्षों से शापित और वीरान समझते थे, अब वही मकान सविता के लिए एक नया संसार बन गया था। हर दिन, हर शाम वह मयंक से मिलने आने लगी। वह उसे खाना लाती, उसकी दवा का ध्यान रखती और सबसे बढ़कर उसे अपनी सच्चाई सुनाती। सविता ने पहली बार किसी के सामने अपने जीवन की कथा खोल दी। पिता की दुर्घटना, मां की असमय मृत्यु और भाई का रोग। उसकी आवाज बार बार कांप जाती, पर हर बार मयंक की गहरी निगाहें उसे सहारा देती। दोनों को ऐसा लगता मानो वे वर्षों से एक दूसरे को जानते हों। उनकी कहानियां अलग थीं, लेकिन दर्द एक जैसा था। एक के जीवन में अपनों का बिछड़ना, तो दूसरे के जीवन में अपनों का विश्वास खोना। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें लंबी होती गईं। सविता उसकी डायरी पढ़ने लगी। उसमें लिखे शब्द केवल वाक्य नहीं थे, बल्कि एक घायल आत्मा की पुकार थे। कभी वह डायरी के पन्ने पलटते पलटते रो पड़ती और मयंक चुपचाप उसकी ओर देखता रहता। कभी मयंक अपनी धुंधली आवाज में कहता, तुम आई हो तो लगता है अब मेरी तन्हाई का अंत होगा। सविता की आंखें नम हो जाती, पर होंठों पर हल्की मुस्कान तैर उठती। मगर इन सब के बीच एक अनजाना भय अब भी उसके मन में घर किए बैठा था। उसने मोहल्ले के लोगों से उस मकान और मयंक के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की, लेकिन हर जगह बस एक ही कहानी सुनाई देती। वो लड़का दोषी है, उसने अपने परिवार की जान ली, वह पागल है, खतरनाक है। सविता उलझन में पड़ गई। एक ओर उसकी आंखें जो मयंक की सच्चाई को पढ़ चुकी थीं, दूसरी ओर समाज की जुबान जो लगातार उसे दोषी ठहरा रही थी। उसने ठान लिया कि सच चाहे जैसा भी हो, उसे खुद खोजना होगा, क्योंकि वह अब मयंक को केवल एक परछाई नहीं, बल्कि अपने जीवन का हिस्सा मान चुकी थी। एक रात सविता जब खिड़की पर बैठी थी, उसने देखा कि मयंक कमरे में बेचैनी से इधर उधर टहल रहा है। वह अपनी डायरी फेंक कर रोने लगा। उसकी चीख सुनकर सविता का दिल कांप गया। वह तुरंत मकान में पहुंची और दरवाजा खोलकर भीतर गई। मयंक की आंखें लाल थीं, चेहरे पर पसीना और हाथ कांप रहे थे। सविता ने उसका हाथ थामा और धीरे से कहा, शांत हो जाओ मयंक, तुम अकेले नहीं हो, अब मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मयंक फूट पड़ा। उसने कहा, सविता, अगर तुम भी मुझे छोड़ दोगी तो मैं सचमुच मर जाऊंगा। सबने मुझे गुनहगार कहा, सबने मुझे ठुकराया। तुम ही हो जो मुझ पर विश्वास करती हो, लेकिन क्या तुम सच्चाई जानने के बाद भी मुझ पर भरोसा कर पाओगी? सविता ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, सच चाहे कितना भी कठोर हो, अगर वह तुम्हारा है तो मैं उसे भी स्वीकार करूंगी। उस क्षण दोनों की तन्हाई, दोनों की पीड़ा, दोनों की परछाइयां एक दूसरे से मिल गईं, जैसे दो टूटी हुई आत्माएं एक दूसरे को जोड़ रही हों। अगले कुछ दिनों में सविता और मयंक का रिश्ता गहराता गया। सविता अब सिर्फ उसकी परछाई नहीं थी,
बल्कि उसका सहारा बन चुकी थी। मयंक भी धीरे धीरे अपने अतीत की पीड़ा को सविता के भरोसे में बांटने लगा। दोनों अब एक दूसरे के जीवन की टुकड़ी बन चुके थे। मगर सविता के मन में एक सवाल बार बार उठता, क्या सच में मयंक निर्दोष है या यह केवल उसका विश्वास है? सविता ने ठान लिया कि अब समय आ गया है सत्य की खोज का। उसने मोहल्ले के पुराने रिकॉर्ड, दुर्घटना की फाइलें, पुलिस रिपोर्ट्स और गवाहों से जानकारी जुटानी शुरू की। कुछ ही दिनों में उसे वो सबूत मिल गया जो वर्षों से दबा हुआ था। असल में दुर्घटना का दोष किसी अजनबी ट्रक चालक पर था, जिसने नशे की हालत में गाड़ी चलाई थी। मयंक निर्दोष था। सविता की आंखों में आंसू थे। वह दौड़कर मयंक के पास गई और उसे सब कुछ बताया। मयंक, सच सामने आ गया। तुम निर्दोष हो। अब तुम्हारे ऊपर से यह बोझ हटा दिया गया है। मयंक के होठों पर पहली बार सालों बाद सच्ची मुस्कान आई। उसकी आंखों से हल्की हल्की नमी बह रही थी, पर यह खुशी के आंसू थे। सविता, सच में अब मैं आजाद हूं? सविता ने उसकी बाहों में सिर रखकर कहा, हाँ मयंक, अब तुम आजाद हो और तुम्हारी तन्हाई अब मेरी है। हम दोनों अब अकेले नहीं हैं। समाज और मोहल्ले वाले भी धीरे धीरे सच जानने लगे। मयंक को अब सिर्फ निर्दोष ही नहीं माना गया, बल्कि लोग उसके साहस और धैर्य की सराहना करने लगे। और वही वीरान मकान, जो कभी भय और अंधेरे से भरा था, अब दोनों की हंसी और रोशनी से जगमगाने लगा। सविता और मयंक ने वहां नई जिंदगी की शुरुआत की। रातों की तन्हाई अब केवल यादों में थी और भविष्य अब उम्मीदों से भरा था। तन्हाई और दर्द की परछाई में जी रही सविता को आखिरकार मिल ही गया उसका अपना हमसफर, मयंक। दोनों की टूटी हुई आत्माएं अब एक दूसरे की ताकत बन गईं और अतीत का अंधकार अब उनके भविष्य की रोशनी में बदल गया।